हुकूमत ने वीकेंड पे अचानक काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में ऑडियो लीक्स पर एक कमीशन बना दिया और काजी फायज ईसा के साथ दो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हजरात को भी शामिल कर दिया गया, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। तो एक 3 रुकनी कमीशन बना और जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो सबका ख्याल यह था कि शायद काजी फायज ईसा साहब माजत कर लेंगे, वो इस कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और क्यों नहीं बनेंगे, उसकी 3 वजूहात बयान की जा रही थी। पहली वजह तो ये थी कि जब काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ था तो काजी फायज ईसा साहब की ऑडियोज़ और उनकी फैमिली की ऑडियोज़ और टेप्स रिकॉर्ड करके उस वक्त उनकी बुनियाद पे एक डाटा क्रिएट किया गया था। और काजी फायज ईसा साहब उस वक्त बार बार ये सवाल कर रहे थे कि आप इन फैक्ट्स को एक साइड पर रखिए और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड किसने किए, मेरी फैमिली को ट्रैक किसने किया। और उस वक्त वो इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते थे। तो सबका ख्याल ये है कि क्योंकि ये ऑडियोज़ फैमिलीज से रिलेटेड हैं, जजेस की फैमिलीज से रिलेटेड हैं, इसमें वकला की फैमिलीज शामिल हैं, तो हो सकता है कि काजी फायज ईसा साहब अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से इस बेंच की सरबराही से मदद कर लें। दूसरी वजह यह बयान की जा रही थी कि ये क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कमीशन नहीं बनाया और ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ने बना के तो डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया, तो शायद काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त टकराना मुनासिब ना समझें और वो इनकार कर दें। तीसरा ये है कि ये क्योंकि जुडिशल कमीशन नहीं है और ये सिर्फ एक तहकीकाती कमीशन है जिसमें किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, किसी जज को सज़ा नहीं सुनाई जा सकेगी, तो काजी फायज ईसा साहब इस तहकीकाती कमीशन का शायद हिस्सा ना बने। लेकिन जब काजी फायज ईसा साहब ने ना सिर्फ इस ऑफर को कबूल कर लिया बल्कि फौरी तौर पर कोर्ट नंबर 7 के अंदर उन्होंने हेयरिंग भी स्टार्ट कर ले, तो पहली समाअत के बाद इन्होंने बाकायदा एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया। तो ये एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था साहब की तरफ से कि ये काजी फायज ईसा साहब ने क्या किया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि काजी फायज ईसा साहब ने ठीक किया और ये होना चाहिए था, क्योंकि पिछले दिनों जब बार बार ऑडियोज़ आ रही थी और उन ऑडियोज़ पे कोई नोटिस नहीं हो रहा था, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर नोटिस ले रहे थे, ना कोई हाई कोर्ट उस पर नोटिस ले रही थी, तो ये इशू जो है ज़ाहिर अनअटेंडेड छोड़ा जा रहा था। तो अब काजी फायज ईसा साहब अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो पूरी कौम के सामने आएंगी और इसका फ़ायदा होगा। तो पहला हुक्मनामा जो जारी किया गया काजी फायज ईसा साहब की तरफ से, उसमें एक चीज़ तो ये है कि काजी फायज ईसा साहब ये कह रहे हैं कि ये जितना रिकॉर्ड है इसको पब्लिक किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये भी कहा गया कि इसके अंदर क्योंकि 2 बुजुर्ग ख़वातीन शामिल हैं जिनकी ऑडियो है, एक मेरा ख्याल है शायद ख्वाजा तारिक रहीम साहब की बेगम है और दूसरी जो खातून है उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास हैं। तो उनकी ऑडियो की बुनियाद पे काजी फायज ईसा साहब ने डिक्लेयर किया है कि हमें अगर इसके लिए एविडेंस के लिए या तहकीक के लिए लाहौर भी जाना पड़ा तो पूरा बेंच लाहौर जाएगा और वहाँ घर पे जाके या वहाँ पे उनको बुला के उनसे पूछा जाएगा, तो उनको यहाँ तलब नहीं किया जाएगा बल्कि हम वहाँ पे जाएंगे। दूसरा ये भी डिक्लेयर किया गया कि जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन सबको के लिए 3-3 नोटिस जारी किए जाएंगे। उनको इंग्लिश में नोटिस दिया जाएगा, उनको उर्दू में नोटिस दिया जाएगा, उनको कोरियर के ज़रिए नोटिस भिजवाया जाएगा, उनको अटॉर्नी जनरल के ज़रिए नोटिस भिजवाया जाएगा और अगर इसके बावजूद भी नोटिस वो वसूल नहीं करते तो उनके घरों के सामने ये नोटिस आवेज़ा किए जाएंगे और फिर मीडिया को बताया जाएगा कि देखिए इनको बुलाया गया लेकिन ये तशरीफ़ नहीं लाए, तो अब बताया जाए कि क्या हल है इसका। तीसरा ये भी ऐलान किया गया है इस हुक्मनामे में कि 30 दिन के अंदर अंदर ये तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद ये भी डिक्लेयर किया गया है कि ये किसी जज को सज़ा नहीं दी जाएगी बल्कि एक तहकीकाती कमीशन है जो सिर्फ तहकीक करके गवर्नमेंट के हवाले कर देगा या फिर इस रिकॉर्ड को पब्लिक कर देगा। और इसके साथ साथ ये भी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस से कोऑर्डिनेट करेगा और जहाँ पे गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या रियासत की ज़रूरत पड़ेगी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए वो मदद ली जाएगी। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है वो फोरेंसिक लैब के बारे में भी फैसला करेगा। ये बताया गया कि कौन सी फोरेंसिक लैब है जिसके ज़रिए इन ऑडियोज़ की तस्दीक होगी और अगर इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस इस कमीशन को फैसिलिटेट करेगा। तो ये एक ब्रेक थ्रू है बहुत बड़ा जो गवर्नमेंट की तरफ से या रियासत की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुआ। और इस ब्रेक थ्रू के बाद ये कहा जा सकता है कि अब एक जो डिवीज़न सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थी अब उसके दायरे में मज़ीद वो सता आ जाएगी, अब वो ज़्यादा फोर्स हो जाएगी उसके अंदर और अब ये तकसीम जो है इसको पाटना या इसको कम करना अब इतना आसान काम नहीं होगा। यहाँ पे एक और चीज़ जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है वो ये कि कल पीटीआई की तरफ से 2 पिटीशन दायर की गई हैं और उसमें ये प्ली ली गई है कि आर्टिकल 245 के तहत जिसके ज़रिए ज़ाहिर आर्मी को बुलाया जाता है उसके तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं हो सकता, या उसको मिलिट्री कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, या उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता और उनके ख़िलाफ़ ट्रायल नहीं हो सकता।
ये पटिशन दायर हुई और इस पटिशन को कबूल कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और दूसरी पटिशन इमरान खान साहब ने दायर की बाबर अवान साहब के ज़रिए, और उसमें यह प्ली ली गई कि ये जो कमीशन बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये गैर आइनी, गैर कानूनी है और इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी किया जाए या फिर इस कमीशन को रोक दिया जाए या इसको कालादम करार दे दिया जाए। अब यहाँ पे सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन दोनों पिटिशंस पे बेंच बना देते हैं या खुद हेयरिंग शुरू कर देते हैं या इसके ऊपर कुछ स्टे ऑर्डर जारी कर देते हैं, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खेलेगी। और वो कार्ड ये है कि उमर अताब बंदियाल साहब को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जज तस्लीम किया गया था, क्योंकि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का इशू हुआ था तो इनको फारिग कर दिया गया था। तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब और उनके साथी जजेस बहाल हुए थे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो अपना एग्जेक्टिव ऑर्डर किसी वक्त भी वापस ले सकती है। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों पिटिशंस पे काम शुरू किया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस ले लिया जाएगा, जिसके बाद ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। पहले गवर्नमेंट के पास एक अंदेशा था गवर्नमेंट को कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिमूव कर दें या एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए उनकी नौकरी जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, और उसके बाद जब नए चीफ जस्टिस के लिए काजी फायज़ ईसा साहब से रब्ता किया जाए तो काजी साहब हो सकता है इनकार कर दें और ये कहेंगे नहीं, जब तक उमर अताब बंदियाल साहब की मुद्दत पूरी नहीं होती मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ नहीं लूँगा। तो उसके बाद एक क्राइसिस बढ़ जाएगा और बहुत खौफनाक क्राइसिस हो जाएगा। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान रुकी हुई थी। लेकिन अब हुकूमत का ख्याल ये है कि वे काजी साहब ने इस कमीशन को तस्लीम कर लिया है, वो इनकी सरबराही कर रहे हैं। तो अगर जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, इनको एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस लेके अगर इनको फारिग किया जाता है तो फौरी तौर पे जो काजी फायज़ ईसा साहब है वो हल्फ ले लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और अगर ये हल्फ हो गया तो फिर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तब्दील हो जाएंगी। अब आने वाले दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अब देखने की बात यह है कि ये जो हेयरिंग हो रही है इसकी जो अगली तारीख है 27 मई है, और उससे पहले क्या होता है और उमर अताब बंदियाल साहब क्या करते हैं, क्योंकि अगर वो इन दोनों इश्यूज़ को उठाते हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि आर्टिकल 245 के तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता या एक पॉलिटिकल वर्कर्स को गिरफ्तार करके उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में पेश नहीं किया जा सकता, और दूसरा वो ये फैसला कर देते हैं, स्टे ऑर्डर जारी कर देते हैं कि ये जो कमीशन है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डोमेन के अंदर दाखिल होने की कोशिश है, तो उसके बाद जो मामलात होंगे वो ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली हुई है और शायद इस तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी तैयारी मुकम्मल है।